एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रतीक्षा सारथी, जहां मैं आज आपके लिए लाई हूं आज के टॉप करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज का न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि अंदर मिलेगा आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के बूस्टर्स। आज है 30 जुलाई 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का कोट क्या है? यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बात समझ आई? आप स्टार्ट करने से मत डरिए। जैसे कि अभी आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करी है, अभी ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं किया, तो आप डरिए मत, राइट। आपके ऐसे परफेक्ट नहीं हो जाएंगे शुरू से ही, बट परफेक्ट होने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखते हैं। मैं एक छोटा सा क्विक रिकैप आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, प्रीलिम्स रिलेटेड, जो हमने प्रीवियस डे पढ़ा है उसी से रिलेटेड, ताकि आपके ब्रेन में ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रहें। कल हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 मिलिटेंट्स को मारा गया जिन्होंने पहलगाम अटैक को इनिशिएट किया था। फिर हमने पढ़ा था दाचीगम नेशनल पार्क, क्योंकि दाचीगम नेशनल पार्क के पास में मारा गया। कल हमने इसे डिटेल में पढ़ा था। दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे। ये 10 विलेजेस, क्योंकि 10 विलेजेस के लोगों को रीलोकेट किया गया था ये नेशनल पार्क बनाने के लिए, तो इसका नाम दाचीगम पड़ गया। लोकल लैंग्वेज में दाचीगम कहते हैं, जिसकी मीनिंग है 10 विलेजेस। होम ऑफ हंगुल, हंगुल का बताया था, ओनली लास्ट वाइएबल पॉपुलेशन ऑफ हंगुल रहती है दाचीगम नेशनल पार्क में, याद रखेंगे। आपके प्रीलिम्स एंड वन लाइनर फैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बताया था दिव्या देशमुख, इन्होंने 5 वुमेन का जो कप था, जो चैम्पियन कप हुआ था, राइट, उसे जीता है एंड डिफीट किया है कोनेरू हम्पी को। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग इक्विपमेंट टू अपग्रेड डिप्लीटेड हैवी वाटर कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है? पालघर, महाराष्ट्र। कल बताया था कि 99.9% प्योर चाहिए हैवी वाटर, बट अब ये क्या हो रहा है? कॉन्टामिनेट हो रहा है, इसीलिए इसे अपग्रेड करने के लिए एंड प्योर बनाने के लिए ये प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। टारगेट क्या है? एक टारगेट है सरकार का 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2047। हैवी वाटर क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वाटर वेयर द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? D2O। ये हैवियर देन नॉर्मल वाटर होता है, क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम पाया जाता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। हैवी वाटर यूज़ किया जाता है कहाँ पे? कूलेंट एंड मॉडरेटर की तरह, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को क्या करते हैं? मॉडरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसीलिए हैवी वाटर को यूज़ किया जाता है। चिल्का लेक का बताया था मैंने कल, ये एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लगून लेक है। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है अंडर रामसार कन्वेंशन। मेजर अट्रैक्शन इसकी क्या है? इरावदी डॉल्फिन। कल हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, आज कुछ प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ाए गए हैं। आज कवर क्या क्या करना है? सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चंस, हमने जो प्रीवियस डे पढ़ा, राइट, जो हमने कल पढ़ा उसी से मैं क्वेश्चंस फ्रेम करके लेके आती हूँ, ताकि आप देखें कि आपको रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डे टुडे देखेंगे, निसार सैटेलाइट लॉन्च टुडे। आज निसार सैटेलाइट पहले भी पढ़ाया था मैंने ये वाला, जब इसकी बात उठी थी कि ये लॉन्च होगी। आज 30 जून को ये सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे इम्पोर्टेंट है ये आपके जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के लिए। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, राइट, ये हम जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है एज वेल एज प्रीलिम्स से रिलेटेड है, याद रखेंगे एंड इसको पढ़ेंगे। बर्ड सेंसस की बात हो रही है एट काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कैसे इंपॉर्टेंट है बर्ड सेंसस, एंड फिर पढ़ेंगे हम काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये हमने पहले भी पढ़ा है, बट आज ये फिर न्यूज़ में रिपीट हुआ है, इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, या फिर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन इसी से रिलेटेड है, जो आपको पता ही होगा कि जीएस पेपर 3 का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पढ़ेंगे इसे भी।
अंडरग्राउंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एटलस, ये माना जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी, कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में ही जो बायोडाइवर्सिटी है वो सीमित रह गई है, राइट। तो अंडरग्राउंड जो माइक्रोजेल फंजाई होती है ना, उसकी मैपिंग यहाँ पे की गई, जो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा समझ, कोई बात नहीं, अभी जब पढ़ेंगे ना न्यूज़ तब आ जाएगा। फ्लैश फ्लड इम्पैक्टिंग इंडिया, ये एक एडिटोरियल है जहाँ पे कहाँ पे और कैसे फ्लैश फ्लड इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को, ये हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद करेंगे मैपिंग में है आज विक्टोरिया लेक अफ्रीका की, एंड वो कैब करेंगे। वो कैब आपके APFO जैसे पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी देखते हैं आपको रिकॉल है कि नहीं है। हैवी वाटर D2O के बारे में है। इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये ड्यूट्रियम कंटेन करता है इंस्टेड ऑफ प्रोटियम। ये केमिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर क्या है? H2O। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, आप लोग इसका आंसर करेंगे। फिर है जी चिल्का लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया है, लोकेटेड एट द माउथ ऑफ महानदी रिवर, designated as a Ramsar site and known for hosting migratory birds। कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग, आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ ऑप्शन, नालाबना आइलैंड इनसाइड द लेक इज अ नोटिफाइड बर्ड सेंचुरी। दीज आर ऑप्शंस एंड आप आंसर देंगे कमेंट्स सेक्शन में। आज डे टुडे कौन सा है, छोटा सा याद रखना है, 30 जुलाई। आज है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। वही वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस कल्चर्स एंड कम्युनिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑफिसर वाली सोच एंड एनालिसिस वाली अप्रोच के साथ। निसार सैटेलाइट आज लॉन्च हो रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड नासा का क्या है, कोलैबोरेशन है। निसार सैटेलाइट याद रखेंगे। फुल फॉर्म इसकी क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रडार, अ सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद नासा। फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। कोई भी वन लाइनर जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो पूछे जाते हैं जो एग्ज़ाम्स में, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाएगी। किससे लॉन्च हो रहा है भाई? GSLV से लॉन्च हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए वैसे तो PSLV यूज़ किए जाते हैं, बट GSLV इसीलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी हैवियर सैटेलाइट है। जो भी हैवियर सैटेलाइट होती है ना, उनके लिए PSLV की कैपेबिलिटी नहीं होती, उन्हें फिर GSLV से भेजा जाता है। ठीक है जी। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है, यहाँ पे पोल्स पे रोटेट करेगा, बट अर्थ जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है ना, सेम लोकेशन पे सेम डे आएगा। ठीक है, ये इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। फुल फॉर्म वही निसार का बताया मैंने। कोलैबोरेशन फर्स्ट हार्डवेयर लेवल मिशन है इसरो एंड नासा के बीच में। नासा का L-band वो रडार यूज़ हो रहा है, इसरो का S-band रडार यूज़ हो रहा है। लॉन्च साइट है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट टाइम ये GSLV यूज़ किया जा रहा है। 747 सर्कुलर ऑर्बिट है इसका, 747। ठीक है, किलोमीटर इसका सर्कुलर ऑर्बिट है। इंजेक्शन ये ±19 मिनट्स आफ्टर लॉन्च में ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा। लॉन्च के जैसे कि यहाँ से अर्थ से लॉन्च करी एंड 19 मिनट्स लगेंगे इसे, फिर इसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा ऑर्बिट में। ठीक है जी। वेट इसका क्या है, 2392 kg। ये हैवियर है देन PSLV की कैपेसिटी से। ऑर्बिट्स रिविजिट्स द सेम पॉइंट एवरी डे। हम इसे जिस ऑर्बिट में भेज रहे हैं ना, ये सेम पॉइंट, जैसे कि नागपुर में ये इतने बजे ये वाली सैटेलाइट दिखती है, तो ये सेम पॉइंट पे दिखेगी एवरी डे। आपको ये बात अभी समझनी है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है। सैटेलाइट के फीचर्स क्या हैं?
वर्क डे एंड नाइट, ऑल वेदर काम करेगी, स्कैन करेगी एंटायर ग्लोब को एवरी 12 डेज, कैप्चर करेगी अर्थ के सरफेस चेंजेस इतने छोटे कि 1 सेंटीमीटर चेंजेस को भी पता लगा सके। हम पता लगा सकते हैं किस चीज़ का? वोल्केनो का, अर्थक्वेक का, ग्लेशियर मेल्टिंग का, राइट, एंड ग्राउंड वाटर चेंजेस का। एप्लीकेशन इसके क्या है? फॉरेस्ट कवर को मॉनिटर करेगा, एग्रीकल्चर, वेटलैंड, रिवर, आइज, इन सब का मॉनिटर करेगा। सपोर्ट्स क्लाइमेट चेंज स्टडीज़, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम मिटिगेशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म, राइट, और नेचुरल डिज़ास्टर प्लानिंग में भी ये हेल्प करेगा। रिस्क असेसमेंट को घटाएगा, हेल्प करेगा, ठीक है, रिस्क असेसमेंट में कि ताकि कितना रिस्क है, किस डिज़ास्टर से कहाँ पे रिस्क है, कितना रिस्क होने वाला है, राइट। रियल टाइम प्रेडिक्शन ये करेगा, किसकी? फ्लड की, फॉरेस्ट फायर की। कलेक्ट्स डाटा ऑन सरफेस मॉइस्चर, मोशन एंड रफनेस, इन सब को भी डाटा, मतलब इन सब का भी डाटा प्रेजेंट करेगा। मिशन लाइफ है इसकी 5 ईयर्स। सिग्निफिकेंस क्या है? ये हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा प्रोवाइड करेगा। एड्स ग्लोबल इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस रिसर्च, कैन डिटेक्ट अर्थ जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट होती है, ऐसा इसरो साइंटिस्ट ने कहा है कि ये डिटेक्ट करेगा। बात करते हैं सन सिंक्रोनस और पोलार ऑर्बिट की। ये न्यूज़ पहले भी थी, कुछ दिनों पहले भी आई थी ना, और अभी भी आई है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर आपने बहुत ध्यान से उस समय सुना हो तो। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्पेशल टाइप ऑफ पोलार ऑर्बिट है इन विच अ सैटेलाइट पासेस ओवर द सेम पार्ट ऑफ द अर्थ एट द सेम लोकल सोलार टाइम एवरी डे। जैसे कि प्रयागराज में 12 बजे अगर ये सैटेलाइट यहाँ पे रहती है तो डेली, मतलब एट द सेम टाइम, अगर ये पूरे ग्लोब को 12 डेज़ में कवर कर रही है ना, तो उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ये वाली सैटेलाइट यहाँ पे दिखेगी। सैटेलाइट कैसे मूव करती है ये वाली? नॉर्थ टू साउथ ओवर द पोल्स। पोल्स पे दिस इज अर्थ, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, यहाँ पे ये सर्कल करेगी, ऑर्बिट करेगी। स्टेज इन सिंक विद द अर्थ्स एंगल, कंसिस्टेंट लाइटिंग कंडीशंस फॉर इमेजिंग, राइट। यहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस मिले सन की तरफ से ताकि ये इमेजेस ले सके। आइडियल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर मॉनिटरिंग एंड स्पाई सैटेलाइट्स। इसका एल्टीट्यूड वही 600 से 800 किलोमीटर अबव द अर्थ ये जाएगी। इसका ऑर्बिट पीरियड क्या है? एवरी 90 to 100 मिनट, राइट। ये कवर करेगा पूरा एक ऑर्बिट एंड कवर्स द ग्लोब इन अबाउट 12 to 14 ऑर्बिट्स, ठीक है। पर डे में ये 12 से 14 ऑर्बिट को राउंड करेगा। बात समझ आ रही है? टफ तो नहीं है। यूजेस एग्रीकल्चर, मॉनिटरिंग एंड ओशनोग्राफी में इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे वही बताए गए हैं कि कैसे कैसे काम करेगा, कैसे कैसे ये हेल्प करेगा, ठीक है। मॉनिटर चेंजेस इन द सरफेस वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर। परमाफ्रॉस्ट आपको पता है कि एक थिक लेयर ऑफ आइस जो पोल्स में एंड हिंदुकुश माउंटेन में है, वो क्या है? परमाफ्रॉस्ट है। अब ये मेल्ट हो रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये मेल्ट हो रही है तो इंचेस में ये बहती चली जाती है, राइट। उसे प्रिडिक्ट करेगा, उसे मॉनिटर करेगा, उसे मॉनिटर करेगी ये सैटेलाइट। वोल्केनिक इरप्शंस को देखेगा। वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी होते रहते हैं, राइट। वर्ल्ड में आपको सुनने में आता होगा काफ़ी, यहाँ पे हुआ, वहाँ पे हुआ, तो उसे भी मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लिसनिंग टू बर्ड्स, काउंटिंग देम टू। यहाँ पे पीएम मोदी ने मन की बात में कहा है कि आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड का सेंसस किया जाएगा। सेंसस मतलब क्या होता है? वही काउंटिंग करना। यहाँ पे टूल कौन सा यूज़ हो रहा है? बर्ड नेट। बर्ड नेट एक ऐसी मशीन है जो बर्ड की चिरपिंग होती है ना, जो बर्ड का सॉन्ग होता है, राइट, उसे मॉनिटर करता है। और यहाँ पे स्पेक्ट्रोग्राम लगाया जाएगा, वो एक ग्राफ जो साउंड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करता है। यहाँ पे थ्रेट क्या है बर्ड्स को? क्यों यहाँ पे सेंसस किया जा रहा है? क्योंकि ग्रासलैंड ने अपनी 70% ऑफ बर्ड्स खो दी है।
ओवर ग्रेजिंग हो रही है। अब जब ग्रास लैंड क्लियर हो गए तो बर्ड्स कहाँ रहेंगी, खेती हो रही है उन पे। अब बर्ड्स को भगाने के लिए भी काफ़ी सारे पैतरे अपनाए जाते हैं खेतों में, ठीक है। तो फिर बर्ड्स, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़राब हुआ है। यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की गई है कि ये ग्रेजुअली ट्रांजिशन है। जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये मान लीजिए कि क्या है, रेगिस्तान है, ये वाला पार्ट डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ये वाला फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट है, तो इसके बीच में एक एरिया पाया जाता है, दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होगा वो एरिया, ग्रासलैंड। सबसे पहले पढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्योंकि वो आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेशन पता ही है भाई आप सबको, कहाँ है, आसाम में है। सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को के द्वारा। टेरेन इसका क्या है, वही टॉल एलिफेंट ग्रासलैंड है, डक्ट रीड्स है, मार्शेज है एंड फॉरेस्ट है, वहाँ पे पाए जाएंगे, शैलो पूल्स हैं, ठीक है। रिवर्स कौन सी है, दिफालू, ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की जो फ्लो करती है थ्रू द नेशनल पार्क। याद रखेंगे, पूछा जाता है ना कि कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से फ्लो करती है, या कौन सा नेशनल पार्क कौन सी रिवर के साइड में इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो दिफालू है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की और फ्लो करती है, सीधे सीधे नेशनल पार्क से फ्लो करती है। अनदर ट्रिब्यूटरी क्या है, मोरा दिफालू, ये इसकी सदर्न बाउंड्री, जो पार्क है ना उसकी सदर्न बाउंड्री क्रिएट करती है मोरा दिफालू, और जो दिफालू है वो इसके बीचों बीच से बहती है। फ्लोरा एंड फौना ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता ही होगा, वन ऑन राइनोसोरस, ठीक है। यहाँ पे राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट बुफेलो, हेलॉक गिबॉन, राइट, यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, ब्रह्मपुत्रा बह रही है ना, राइट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन फॉर वन ऑन राइनोसोरस, याद रखेंगे ये वाली चीज़ें। फ्लोरा वहीं अभी बताया था, जो टॉल एलिफेंट ग्रासेस है, टॉल एलिफेंट ग्रासेस लंबे लंबे वो घास होती है, ठीक है। ये इंटरमिक्स्ड विद द स्मॉल जो स्वैम्प लैंड्स होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। ये था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। अदर नेशनल पार्क, मानस, ओरांग, नामेरी, दिब्रू सैखोवा, ठीक है। एंड दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क जो ब्रह्मपुत्रा के जस्ट कहाँ पे स्थित है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला ब्रह्मपुत्रा के जस्ट बगल में स्थित है। यह है जी दिहांग पटकाई, खासी हिल है बगल में, एंड दिस इज रायमोना, ठीक है। याद रखेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं है। मानस, ओरांग, नामेरी, दिब्रू सैखोवा, दिहांग पटकाई, ठीक है। यहाँ पे है काजीरंगा है, फिर रायमोना है, ये नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम है। बात करते हैं वहीं अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया रिप्लेस करती है या चेंज करती है इनटू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, एक डायरेक्शनल चेंज है इन वेजिटेशन। पढ़ा होगा आपने कि एक बेयर रॉक रहती है, उस पर थोड़े बहुत लाइकन, मॉसेस, ये सब इस्टेब्लिश होना शुरू होते हैं, फिर छोटी छोटी सी घासें होती हैं, फिर स्ट्रब्स होते हैं बड़े बड़े, उसके बाद टॉल ट्रीज़ होते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का आपको पता होगा ब्राज़ील वगैरह में कि अगर वो फॉरेस्ट कट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, और वहाँ पे इतने सारे फॉरेस्ट कैसे आए, क्योंकि वो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का पार्ट है, वो दोबारा नहीं आएंगे। वो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि वहाँ पे फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हुए हैं, इसीलिए उन्हें काटने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि जैसे कि अमेज़न वगैरह है ना, वहाँ पे जंगल नहीं
जंगल काटने के लिए मना किया जाता है। सक्सेशन अकर्स ड्यू टू लार्ज स्केल चेंजेस, या फिर कहीं डिस्ट्रक्शन हो गया हो। फिर धीरे धीरे करके एक सीरीज़ ऑफ चेंज होता है, फिर स्टेबल, मैच्योर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है। फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज एन एरिया, किसी एक एरिया को कॉलोनाइज करने के लिए कोई प्लांट, क्या बोलेंगे उसे? पायनियर कम्युनिटी। और जो फाइनल स्टेज होती है उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पे जो लाइकन है, मॉसेस है, ये पायनियर कम्युनिटी है। एंड जो बड़े बड़े घने जंगल हैं, फॉरेस्ट है, ये क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल, मैच्योर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये जल्दी से नहीं जाती, पर जाती है तो पूरी की पूरी एक्सटेंड हो जाती है। और जो ये स्टेज है ना बीच की, यहाँ से लाइकन एंड मॉसेस से पूरा फॉरेस्ट तक का जो भी स्टेज है, स्टेजेस है यहाँ पे, इसे कहते हैं सेरे। ठीक है। और जो यहाँ पे कम्युनिटी है उसे बोलेंगे सेरल कम्युनिटी। यहाँ पे देखेंगे आप, हल्का सा देखिए, बेयर रॉक है, ठीक है, खाली रॉक है। उसके बाद ये मॉसेस एंड लाइकन्स आए, प्लांट्स एंड ग्रासेस आए छोटे छोटे, फिर बशेज आए, ठीक है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ टाइप, फिर श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज आए, फिर आ गया फॉरेस्ट। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन ये वाला हुआ, चेंजेस हो रहे हैं ना यहाँ पे भी, तो प्राइमरी सक्सेशन, एंड फिर होता है सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है जी। अब दो टाइप के सक्सेशन यहाँ पे अभी हमने देखे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज़ बेसिकली जो पहली बार वहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है, बेयर रॉक पे स्टैब्लिश हो रही है, वहाँ पे कुछ था नहीं पहले, वो स्टैब्लिश हुई, उसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। एंड सेकेंडरी किसे बोलेंगे? वहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, चेंजेस जैसे कि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, फायर लगी है या फिर फ्लड आया है, उसके बाद जो कम्युनिटी वहाँ पे स्टैब्लिश होती है उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसका प्रोसेस काफ़ी धीरे होता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है उसका प्रोसेस तेज़ होता है। याद रखेंगे, प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन क्या होते हैं? ऑटोजेनिक मतलब क्या होता है? खुद से वाला जो हैबिटेट है ना, उसने खुद से ही चेंजेस ला गए। जैसे कि वाला पता है आपको कि कोई एक बीमारी फैल गई और सारी की सारी यहाँ पे स्पीशीज ख़त्म हो गई, ये ऑटोजेनिक सक्सेशन है। और वहीं आउटसाइड फोर्सेस से हो तो ये क्या होती है? एलोजेनिक सक्सेशन। ठीक है। ऑटोजेनिक क्या होती है? बायोटिक कंपोनेंट से ड्राइव करती है। वहीं एलोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक आप याद रखेंगे ह्यूमन। ठीक है जी। अब ह्यूमन के द्वारा यहाँ पे चेंजेस लेके आए जा रहे हैं, जैसे कि फायर आ गई, फ्लड आ गई, कोई आउटसाइड ऑफ द इकोसिस्टम कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसे बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। समझ आ गया? पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन ज़्यादा टफ नहीं है समझने में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, न्यू एटलस मैप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हाइडिंग अंडरग्राउंड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की बायोलॉजिकल रिचेस कहाँ? नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ये कुछ बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ में, स्मॉल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है। फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू द अमेजन टू द मेडोज ऑफ हिमालयाज दैट हैव अर्न्ड एनॉर्मस साइंटिफिक एंड कंजर्वेशन अटेंशन। अब ये चीज़ बता रही है कि जब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इन्हीं एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड है तो अभी इसका कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वीक क्या किया साइंटिस्ट की टीम ने? अनवेल्ड किया ग्लोबल अंडरग्राउंड एटलस। ये मैपिंग किसकी है? बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज माइकोर्जियल फंजाई, ठीक है, फंगाई, इनकी मैपिंग है। ये क्या है? प्लांट के रूट में ये फंजाई पाई जाती है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या करती है? शेयर करती है विद दैट प्लांट। समझ में आ रहा है? फ्रॉम वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क एंड प्रॉब्लम क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज ट्रांसपोर्टिंग ये न्यूट्रेंट
जो रूट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं ये माइक्रोजियल फंजाई। कार्बन को स्टोर करते हैं, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्पिंग क्रॉप सर्वाइव एनवायरमेंटल शॉक एंड स्ट्रेसेस। एनवायरमेंटल शॉक एंड स्ट्रेस में भी वो क्रॉप सर्वाइव कर जाए उसके लिए माइक्रोजियल फंजाई हेल्प करते हैं। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद माइक्रोजियल फंजाई। ठीक है, ये प्लांट के रूट में होते हैं और ये जो एक थिन फिलामेंट होता है अंडरग्राउंड वहाँ पे ये, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स स्प्रेड करते हैं। साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि रिच रिजर्वोयर्स ऑफ दीज फंजाई ये हिडन थोड़ी अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे हैं, जैसे कि अलास्कन टुंड्रा, अलास्का वो यूएसए वाला पार्ट, एंड मेडिटेरेनियन वुडलैंड्स में। ठीक है, ये लोग ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे भी है। तो इसीलिए माइक्रोजियल फंजाई की बायोडाइवर्सिटी देखी गई कि वहाँ के प्लांट की हेल्थ क्या है अभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल वेयर एंड हाउ फ्लैश फ्लड्स आर इम्पैक्टिंग इंडिया। फ्लैश फ्लड बताया था, फ्लैश फ्लड मैं ही आपको बहुत बार पढ़ा चुकी, राइट। फ्लैश फ्लड क्या है, कम समय में इतनी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो जाना कि वहाँ पे 1-2 घंटे के समय में ही क्या हो गया, बाढ़ आ गई। ठीक है, फ्लैश फ्लड इन इंडिया के की हाइलाइट्स क्या हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं। मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, हिमालयाज़, बताया था हिमालयाज़, राइट। यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में फ्लैश फ्लड आता है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर जाता है और जब ये इनकैपेबल हो जाता है कैरी करने के लिए तो बरस देता है सारा, एक ही बारी में सारा बरस देता है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लैश फ्लड आने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया, फिर है वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट को भी आपको पता होगा साउथ वेस्ट मानसून जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कम समय में ज़्यादा वर्षा करता है। एक्सट्रीमली प्रोन सब बेसिन्स हैं, कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये नदियों के आसपास ज़्यादा दिक्कत होगी ना, राइट, क्योंकि यहाँ पे पानी पहले से है। अब फ्लैश फ्लड आ गया यानी कि बहुत तेज़ बारिश होगी तो ये वाली नदियाँ उफान में आ जाएंगी। उफान में आ जाएंगी तो क्या होगा, अपने बैंक को, जो बैंक्स होते हैं इनके, वो उन्हें तोड़ेंगी और चली जाएंगी सिटीज़ में, गाँव में। ठीक है, नर्मदा, तापी, ब्राह्मणी एंड वेस्ट कोस्ट के जो रिवर्स हैं वो ये थोड़ी ज़्यादा सस्पेक्टेबल बेसिन्स हैं। सब बेसिन्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, गोदावरी, गंगा, माही, इंडस। 1995 से मोस्ट फ्लैश फ्लड जो अकर हुए हैं कंट्री में ब्रह्मपुत्र बेसिन में हुए हैं, फॉलोड बाय गंगा एंड कृष्णा बेसिन्स। ड्राइविंग फैक्टर्स वही 25% ऑफ फ्लैश फ्लड्स किसकी वजह से होती है, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और 75% किसकी वजह से होती है, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, बारिश चलती जा रही है दिनों दिन, हफ्तों हफ्तों बारिश चलती ही जा रही है, ठीक है, वो भी फ्लड की सिचुएशन लेके आएगा। प्री सैचुरेटेड सॉइल, एक ऑलरेडी वेट सॉइल है उस पर अगर बारिश हो जाए तो सरफेस तो सीपेज नहीं हो पाएगा, राइट, वो बहेगा ऊपर से। टोपोग्राफी एंड सॉइल इनफिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है उसका कम होना क्या करेगा, फ्लड लेके आएगा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पता ही आपको, सी लेवल राइज हो रहे हैं, ज़्यादा वाटर जा रहा है एटमॉस्फेयर में, फिर ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल हो रही है। अब जब एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में पानी जाएगा, वाटर वेपर्स जाएंगे तो वो बादल बनवा के बरसा देंगे। ठीक है, 1981 to 2020 में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशंस ने डबल किया है फ्लैश फ्लड का रिस्क। 56% इन प्री मानसून, इसी बार आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा प्री मानसून शॉवर्स देखे गए। प्री मानसून शॉवर से ही कहीं कहीं पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। 40% होता है मानसून के द्वारा, और जो विंटर रेनफॉल होती है 12.5% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट, उसके द्वारा भी फ्लैश फ्लड आने की संभावना रहती है। ज़्यादा कब होता है, जून से सितंबर का, जून जुलाई अगस्त, राइट, ये क्या है, कौन से वाले हैं ये मंथ, मॉनसून मंथ है, राइट, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे फ्लैश फ्लड का खतरा रहता है। वेस्ट कोस्ट, सेंट्रल इंडिया, फ्लैशीनेस कॉज्ड बाय सडन स्पाइक ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू शॉर्ट या फिर इंटेंस रेनफॉल,
और सॉइल कंडीशन वहाँ की क्रिटिकल होती है फॉर फ्लड इन्फिल्ट्रेशन। हिमालयाज़ में स्टीप स्लोप्स हैं, हाई रिलीफ है, ग्लेशियल मेल्ट्स है। अब अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं? जो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, वो टोपोग्राफी एंड सॉइल कंडीशंस पे बेस करती हैं। नॉट इनफ टू फोकस ऑन, यानी कि यहाँ पे कह रहे कि रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है सबसे पहले तो टोपोग्राफी बेस्ड, क्योंकि देखिए सेंट्रल इंडिया में अलग टोपोग्राफी है, हिमालय में अलग टोपोग्राफी है, वहीं गंगा के मैदान में अलग टोपोग्राफी है, याद रखेंगे, ठीक है। तो रीजन बेस्ड स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए। सॉइल कंडीशंस देखनी है वहाँ के, और हमें सिर्फ जस्ट एक्सट्रीम रेनफॉल पे फोकस नहीं करना, हमें कहाँ पे फोकस करना है? अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन प्लानिंग चाहिए। आएगा जीएस पेपर 3 में फ्लैश फ्लड की सिचुएशन, और फ्लड तो उसमें भी आता है, जीएस पेपर 1 में भी पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तब भी लिखना है ये मिटिगेशन मेजर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू पोटेंशियल हॉटस्पॉट की। अब और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फ्लैश फ्लड आने की संभावना है, उसके लिए भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिटिगेशन मेजर्स। नाउ बात करते हैं मैपिंग की। मैपिंग में आज है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के सबसे पहले आसपास की कंट्रीज़ देखेंगे। सबसे पहले ये चीज़ याद रखेंगे कि जो इक्वेटर है ना, ये क्रॉस कर रहा है, मतलब लेक विक्टोरिया को काट रहा है, नॉट बीचों बीच से बट साइड में काट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा जा रही है इक्वेटर। दिस इज़ युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, ठीक है। यहाँ पे इसके इन कंट्रीज़ के बीच में है लेक विक्टोरिया। ये दीज आर सम आइलैंड, नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, पर हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ ये वाले आइलैंड कहाँ पे है। ये ना उकारा वगैरह थोड़ा हल्का सा याद रखिएगा। ये देखिए जी, लेक विक्टोरिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, यहाँ पे आ रहा है रवांडा, ये रहा तंजानिया का पार्ट है, ओके, दिस इज़ रवांडा। तो ये 3 कंट्रीज़ के द्वारा ही सराउंड करती है, युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, याद रखेंगे। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड्स की 2nd लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया। ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, बॉर्डर्ड बाय युगांडा, केन्या एंड तंजानिया, ठीक है जी, याद रखेंगे। वो कैब आज वो कैब में है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? बहुत कम में या फिर कॉम्प्रिहेंसिबल। इसके सिनोनिम्स का है क्या है? मतलब पर्यायवाची। अंडरस्टैंडेबल, जो चीज़ समझी जा सके या जो चीज़ डिफाइन की जा सके वो है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लेनेबल, ठीक है, याद रखेंगे। वहीं इसका विलोम क्या है? इनएक्सप्लिकेबल, जो चीज़ नहीं समझाई जा सके, जो चीज़ नहीं समझी जा सके। Differences in schools were not explicable in terms of differences in intake, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया। तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस, आप न्यूज़ पढ़ के आप उसे छोड़ें नहीं, ताकि आप उसे देखें, अच्छे से रिवाइज़ करें, नोट्स बनाएं, तब जाके आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस होलिस्टिक माना जाएगा। अगर आप न्यूज़पेपर को 1 घंटे भी दे रहे हैं ना, करंट अफेयर को 1 घंटे भी दे रहे हैं, तो भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू उस टाइम से निकालिए, उस वर्क से निकालिए, बिल्कुल डीप फोकस्ड होके। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको उससे नोट्स बनाने हैं, आपको पढ़नी है वो, ठीक है, एंड अपने आंसर्स में रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि मैंने कहा था प्रीलिम्स एंड मेंस के बूस्टर पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, आपको बहुत मिले, चाहे वो फ्लैश फ्लड में हो, चाहे वो GSL भी बताया था, राइट, निसार सैटेलाइट, वो भी आपके GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर के आसपास जितने भी डॉगी रहते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है मेरे वीडियो बनाने से, तो जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ वो तब शुरू हो जाते हैं, बीच बीच में शुरू रहते हैं और फिर एंड में शुरू हो जाते हैं, राइट, उनकी बार्किंग वो शुरू हो जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इतना पेशेंस से ये वाली वीडियो देखी है, काफ़ी पेशेंस हैं आप, काफ़ी पेशेंट हैं आप। आई अप्रिशिएट यू, आई रियली अनरियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपने कुछ सीखा है।
शेयर करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ा इसने वैल्यू ऐड किया हो आपके प्रिपरेशन में तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा। आप लोग आंसर्स नहीं बताते हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, याद कुछ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, पता नहीं है तो ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर्स में कमेंट में कि उसके आंसर्स क्या हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। कुछ सजेशंस बताइएगा। हाँ, कुत्तों की आवाज़ बंद करने के अलावा मुझे आप कुछ भी सजेशंस दे सकते हैं वीडियो को ठीक करने में, ठीक है। मैं उनकी आवाज़ बंद करने नहीं जाऊँगी तो सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, राइट। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नोट्स बनाइएगा। जो PDF दूंगी ना उसमें से नोट्स बनाइएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा लास्ट के लिए, ठीक है। सब कुछ लिख लीजिएगा, आज ही वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा सारा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।